बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं समर अब्बास, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं। आपने अक्सर इनको शोज़ पे देखा होगा, हम न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। इस वीडियो में हम जो शहर इक़्तिदार का पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजरनामा है उस पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बहुत से सवालात हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो बाखबर लोग हैं, बाखबर हल्के हैं, वो इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से किस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि अभी चीज़ें बहुत फ्लूइड हैं, बहुत वॉलेटाइल हैं और इसमें हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। ऑप्शंस क्या क्या हैं जिनके ऊपर गौर हो रहा है, अलबत्ता वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो में उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी। वो नाराज़गी बहुत बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त दुबई में मुलाकातें हुई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों के साथ पेशावर में एक मुलाकात की। वो गैर रस्मी मुलाकात थी, उसमें माइक और कैमरे नहीं थे और उसमें उन्होंने अपना को थोड़ा सा दिल खोल के सामने रखा और शिकवे पहुँचाने का तरीक़ाकार ये होता है, अपनी नाराज़गी का इजहार। उन्होंने कहा, जनाब समर अब्बास साहब, वो कहते हैं कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया और मुझे तो सेनेटर बनने की पहले ऑफ़र की थी और चेयरमैन सेनेट की भी ऑफ़र थी, जो उस वक्त के DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनकी तरफ से। तो ज़ाहिर है कि ये इजहार होता है। लेकिन अब हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान राज़ी नहीं हुए। बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? समर अब्बास, एग्जैक्टली मौलाना फजलुर रहमान के क्या शिकवे शिकायतें हैं, क्या मांग रहे हैं, उनको क्या ऑफ़र किया जा रहा है और वो क्यों उस पर राज़ी नहीं हो रहे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सबसे पहला जो बड़ा उनका एतराज़ है वो ये है कि दो मेन उनके एतराज़ात हैं। एक एतराज़ उनका ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कन्वे भी किया था थ्रू PDM PMLN की लीडरशिप को कि इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए। वो चाह रहे हैं कि इंतखाबात की मार्च अप्रैल 2024 में जाके हों। और इस हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जब मौलाना फजलुर रहमान को पता लगा दुबई में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी मौलाना को बिल्कुल बाहर रखा गया, एतमाद में नहीं लिया गया, हालांकि वो PDM के प्रेसिडेंट थे। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो PDM के डिसिप्लिन में नहीं आती, वो PDM को पहले ही छोड़ चुकी थी, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी। लेकिन नून लीग के बारे से उनको ये गिला है कि नून लीग ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दुबई में होने वाली मुलाकात जो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान थी, उसमें एक लाइन जो है वो यानी कि वन लाइनर उनका एक इत्तफाक राय था। वो ये था कि पहले तो हो रही थी कि भाई कौन वज़ीर आज़म बने। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उन्होंने पर तोलने शुरू कर दिए थे, भरपूर तैयारी हो रही थी। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुराद अली शाह को उन्होंने कह दिया था कि आप हमारे अगले फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। उन्हें कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने तक का कह दिया गया था। वहाँ से जो 7 से MNA के अभी जो MNA सिटिंग MNA है सिकंदर साहब, उन्हें कहा गया था कि आपने MPA का इलेक्शन लड़ना है, मुराद साहब ने अगला कौमी असम्बली का लड़ना है, वो फाइनेंस मिनिस्टर बिलावल के उन्होंने आना था। लेकिन फिर जब पीपल्स पार्टी को पता लगा कि भाई वो तो इस गेम के अंदर कहीं भी नहीं है, जब पंजाब में जहांगीर तरीन को बंदे डिलीवर हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी को रियलिटी चेक एक उन्हें मिल गया कि भाई हम तो इस गेम के अंदर नहीं हैं। गेम तो ये सारी नून लीग के लिए जो है वो सज रहा है स्टेज सारा। तो फिर पीपल्स पार्टी ने अपना उसमें शेयर के लिए फिर उन्होंने कहा कि जब जो मिल सकता है वो तो लिया जाए। फिर आपको ये भी याद होगा कि आज से 1 महीना पहले ठीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बड़े शदीद इख्तलाफात शुरू हो गए थे आपस में, जो बयानबाजी शुरू हो चुकी थी बिलावल की तरफ से, PMLN की लीडरशिप की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ। उसमें भी मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ईसा नकवी साहब के बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दोनों जमातों को ये कन्वे किया गया था कि आपस में अभी आप इत्तेहाद रखें, अभी आपके दरमियान किसी किस्म की लड़ाई जो है सिस्टम उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, तो आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करें और आपस में मिलजुल के चलें। फिर उसके बाद आपने देखा था बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर हुई थी कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें अंकल इसाक डार और वो सारी शहबाज शरीफ बेहतरीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का नहीं देखा। तो उससे एक हफ़्ता पहले क्या था, हालांकि लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए था कि जैसे सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के लिए बजट दे दिया गया, तो उसके बाद बिलावल की टोन चेंज हो गई। हालांकि वो टोन किसी और वजह से बदली थी, वो इस वजह से बदली थी कि उन्हें नज़र आ रहा था कि अगले सिस्टम से वो आउट हो रहे हैं। वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे वज़ारत उज़्मा की, यानी बता रहा हूँ कि अपने मिनिस्टर्स तक उन्होंने फाइनलाइज करने शुरू कर दिए थे कि हमारा मिनिस्टर कौन होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो मुराद अली शाह सेलेक्ट हो चुके थे। अब जब उन्हें पता लग गया भाई कि हम नहीं है, फिर उन्होंने नून लीग के साथ उनकी जब सिटिंग हुई, उसमें वन लाइनर एक इत्तफाक राय हुआ था कि इंतखाबात तक इस मामले को हम पेंडिंग रखते हैं और उसमें असूल ये तय हुआ है कि जिस पार्टी की सीटें ज़्यादा होंगी वो उसका आ जाएगा वज़ीर आज़म, और कौमी असम्बली में ही जिस पार्टी की सीटें दूसरे नंबर पर होंगी, जो नंबर 2 होगी, उसको दिया जाएगा प्रेसिडेंट। अच्छा। तो ये बात वहाँ पे तय हो गई थी। तो जिससे एक तासुर यही बना कि आसिफ जरदारी अगले सदर होंगे और मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ में से एक को प्राइम मिनिस्टर होगा। तो
مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب یہ پتہ لگا بھائی کہ نہ تو یہ الیکشن ملتوی کر رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے جو اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے جو 2 بڑی پوزیشنز تھی وزیر اعظم کی اور صدر کی وہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے آپس میں بانٹ دی، تو میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں؟ جب انہیں عوامی اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہوتی تھی تو تب میں بڑا امپورٹنٹ تھا، آج اسٹریٹ پاور کی ضرورت نہیں ہے تو میں سسٹم کے اندر نہیں ہوں۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ڈیلیور کیا تھا انہیں ڈیورنگ دی اپوزیشن، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا نے بڑے تگڑے جلسے کیے تھے، اور ورکر وہ اپنے مدرسوں کے بندے وہ لے کے آتے تھے۔ تو جب پیپلز پارٹی نون لیگ پی ڈی ایم پوری کا جلسہ ہوتا تھا اس میں 80% بندے مولانا فضل الرحمان کے ہوتے تھے اور 20% بندے باقی جماعتوں کے اکا دکا حاضری کے لیے ہوا کرتے تھے۔ تو اب جب حکومت آ گئی، میں کہوں حکومت کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی منسٹریز کو ملا ہے، جس وجہ سے باقی ایم کیو ایم بڑی ناراض تھی کہ دیکھیں نا آپ نے کمیونیکیشن کی جو منسٹری ہے مولانا صاحب کا بیٹا اسے دیکھ رہا ہے، اسد محمود صاحب دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ بلینز آف روپیز کے گورنر کے حوالے سے جو الزامات لگ رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنر غلام علی صاحب، حاجی غلام علی صاحب جو کہ مولانا صاحب کے سمدھی بھی ہیں، انہوں نے بھی جو وہاں پہ ماحول گرم کیا ہوا ہے، سارا معاملہ سمدھیوں کا ہے، ایک سمدھی جناب فنانس منسٹر لگے ہوئے۔ تو یہ بیسیکلی جب ہم اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ الیکشن اب لگتا ہے کہ جیسے الیکشن جو ہے وہ صرف اٹس این آئی واش، اسموک اسکرین، یہ ایک فارمیلٹی ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ساری جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، یہ آئندہ حکومت کے خد و خال کہ وزیر اعظم کس جماعت کا ہوگا، صدر کس کا ہوگا، کس کو کون سی وزارتیں یا کیا ملیں گی، اگر یہ ڈیسائیڈ کریں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے، یا یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے ریاست اور حکومت اور یہ جماعتیں کہ پی ٹی آئی از ناٹ کمنگ۔ ایگزیکٹلی، وہ تو ایک تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ڈیسائیڈ کر لیں۔ 55-60 ارب روپے ان کے درمیان میں سے بھی تو کسی کو دینا ہے نا ان کے درمیان بھی تو الیکشن کرانا ہے۔ اصل میں الیکشن کرانا جو ہے وہ ہمارے لیے انٹرنیشنلی ایک بائنڈنگ بھی ہے پاکستان کے لیے، کہ آپ نے مثلا آئی ایم ایف کی میں بات کروں تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ بھائی لولا لنگڑا ہی الیکشن سے ہی، جس طرح کی ڈیموکریسی جو ہے نا رولی لنگڑی سے ہی، آپ پیسوں کی بھی شرط رکھ دیا نا کہ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ بالکل جو ہے نا آپ کی بہت ہی کمزور ڈیموکریسی سے، پاکستان کے مقابلے میں تو بہت ہی زیادہ کمزور ڈیموکریسی ہے، وہاں بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ صرف شرط ان کی ہوتی ہے ڈیموکریسی ہونی چاہیے، چاہے جیسی بھی ہو، وہ ڈیفینیشن اس کی پوری ہونی چاہیے۔ تو الیکشن بھی ان کی یہی ہے کہ بھائی جیسا بھی آپ الیکشن کروا دیں، شفاف ہے نہیں ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے۔ تو اس لیے الیکشن کروانا تو ہمیں ضروری ہے، کروانا تو ہے، لیکن دیکھیں جو گزشتہ روز بلکہ 2 دن پہلے جو اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال ہیں اور سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید، انہوں نے جو تقریب سے خطاب کیا ہے، اور ظفر اقبال کہتے ہیں کہ اگر اسمبلی 12 اگست کو تحلیل ہوتی ہے، وچ مینس کہ ایکسپائر ہوتی ہے اپنی ٹرم کمپلیٹ کر کے، تو 11 اکتوبر تک الیکشن کرا دیں گے، ورنہ 90 دن میں الیکشن کروا دیں گے، تیاری پوری ہے، واٹر مارک والے پیپر آرڈر کر دیے گئے ہیں، سیکیورٹی ہمیں مل جائے گی، آر اوز کے لیے عدلیہ سے رابطہ کر لیا ہے، یعنی پوری تیاری وہ بتا رہے ہیں۔